मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नाम से। ये माइकल फैराडे नाम से फिजिसिस्ट होते हैं, उनके द्वारा बताया गया और उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इमेजिनरी कर्व या स्ट्रेट लाइन है जिनसे टेंजेंट किसी पॉइंट पे आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चलिए लिखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो कैसे इमेजिन करता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसने क्या किया, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज को कंसीडर किया, एक नेगेटिव सोर्स चार्ज को कंसीडर किया, यानी कि एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज, एक नेगेटिव सोर्स चार्ज, और वो यहाँ कोई पॉइंट P कंसीडर करता है। उस P पॉइंट के ऊपर किसको रखता है, किसी टेस्ट चार्ज क्यों नोट को रखता है। आप देखोगे ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है इस टेस्ट चार्ज क्यों नोट को क्या करेगा, रिपेल करता है। और रिपल्सन की डायरेक्शन आप लोगों को बताई गई थी कि वो कैसे आएगी, हमेशा आउटवर्ड आती है। तो हम लोगों ने ये लिखा, मान लीजिए E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो रिपल्सिव फोर्स के कारण है। अब माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस क्यू टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्शन की डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे, अंदर की तरफ दिखाते हैं, इन्वर्टेड दिखाते हैं। तो ये हमारे पास जो A2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, मान लीजिए नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण है या अट्रैक्टिव फोर्स के कारण है। अब माइकल फैराडे क्या करता है, इमेजिन करता है एक ऐसी लाइन को जो इन तीनों चार्जेस को क्या करे, आपस में ज्वाइन करे। तो जब हम एक लाइन कंसीडर करेंगे, यहां मान लीजिए ये लाइन हमारे पास है, हमने कर्व लाइन यहां कंसीडर की और वो इन तीनों चार्ज को यानी कि प्लस क्यू सोर्स चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्यू नोट को और माइनस क्यू सोर्स चार्ज को आपस में क्या करती है, ज्वाइन करती है। अब आप क्या करोगे, पैरेललोग्राम को कंसीडर करते हो। पैरेललोग्राम में आप लोगों को पता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा हम लोग इक्वल दिखाते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि जितनी ये वाली साइड है यानी जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इतना मैं इधर की तरफ दिखा देता हूँ, जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास उतना हम इधर की तरफ दिखा देंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ जो डायगोनल आता है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ जो ये इस पॉइंट से आप क्या करते हो, टेंजेंट डालते हो, तो वो टेंजेंट हमें किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से फैराडे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो कर्व या स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट जिनसे आपको इंफॉर्मेशन दे किसके बारे में, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे परफॉर्म किया गया, वो क्या करता है, कंटेनर कंसीडर करता है और उस कंटेनर के अंदर कोई वो लिक्विड सब्सटेंस रखता है, मान लीजिए वाटर वगैरह को रखे यहाँ, और यहाँ वो सर्किट कंप्लीट करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड लेता है आपकी कैथोड एंड एनोड, और उस पूरे के पूरे सर्किट को कंप्लीट करे ताकि यहाँ करंट क्या करे, फ्लो करे इस लिक्विड सब्सटेंस के अंदर से। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मान लीजिए, ये यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और वो यहाँ किसको डालता है, ड्राई सीड्स को डालता है, सूखे बीज यहाँ डालता है वो। और आपका जो ड्राई सीड है वो कैसा सब्सटेंस है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस है। और जब कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस किसी पॉजिटिव या नेगेटिव ऑब्जेक्ट के नजदीक जाता है तो वहां आप लोगों को इंडक्शन जैसा एक फिनोमिना होता है जिसको हम पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई ड्राई सीड है और ये किसी पॉजिटिव ग्लास रोड के नजदीक अगर हम इसको लेके जाएंगे, ये मान लीजिए आपकी पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड है
तो आप लोगों को पता है कि इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि नियर एंड पे अपोजिट चार्ज आता है और फार्दर एंड पे सेम चार्ज आता है जैसा उस चार्ज बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होगा कि इस नियर एंड पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि ये ड्राई शीट है, ये ऐसी कंडीशन में चार्ज हो जाएगा। ऐसी प्रोसेस को ही हम लोगों ने नाम दिया है पोलराइजेशन प्रोसेस, जो कि हम इस यूनिट के लास्ट चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो जब वो क्या करता है, यहाँ ड्राई शीट को डाल देता है, तो जो शीट्स हैं उसको कर्व फॉर्म में यहाँ दिखाई देंगे इन इलेक्ट्रोड्स के चारों तरफ, और एक आध जगह क्या होगा कि जो शीट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट में भी ये बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं आपकी, वो इमेजिनरी कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट जिनसे किसी पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन दे किसके बारे में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मैं यहाँ बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं इमेजिनरी वर्ड। इमेजिनरी वर्ड का मतलब कि रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ हमने क्या की है, कल्पना की है किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पिक्टोरियल ग्राफ या डायग्राम बनाया है। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के चारों तरफ या तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है या वो कर्व फॉर्म में है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब दूसरी बात आती है, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्यों नाम देंगे हम लोग इनको, क्योंकि यहाँ आपको इस P पॉइंट से जो टेंजेंट मिला है, वो टेंजेंट हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आपके पास इस क्यू नोट के ऊपर हमने टोटल फोर्स को निकालना है, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि F वेक्टर जो होगा, यानी कि टोटल फोर्स F जो रहेगा यहाँ, वो क्यू नोट इंटू E वेक्टर के इक्वल रहेगा। और यानी कि इस फील्ड लाइन से आपको इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट के ऊपर टोटल फोर्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस कारण इनको किस नाम से भी जाना गया है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नाम से भी जाना गया है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइन ऑफ फोर्सेस। तो चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट होती है किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यानी कि ये आपकी कंटिन्यूस कर्व्स तो हैं बट डज नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की मैं अगर बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ बोला है आप लोगों को कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट at नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दीज आर कंटिन्यूस कर्व्स। ये क्या आपकी कंटिन्यूस कर्व्स है, बट does not form closed loop। ये क्लोज्ड लूप नहीं बना पाती या क्लोज्ड लूप्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्लोज्ड लूप का मीनिंग जो जहां से स्टार्ट होती वहीं एंड होती, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती और पॉजिटिव पर ही अगर ये एंड होती, यानी कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुई थी और पॉजिटिव पे ही एंड होती, तो ऐसी कंडीशन में ही हम क्या बोलते हैं,
क्लोज लूप बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये क्लोज लूप नहीं बना पाएंगी। लेकिन कंटिन्यूसली ये क्या करती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, अगर दो चार्ज इस तरीके के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इनसे किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डालते हो तो वो टेंजेंट हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देता है। तो आप सेकंड प्रॉपर्टी लिखोगे, टेंजेंट फ्रॉम देम एट एनी पॉइंट gives information about net इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन इन से किसी पॉइंट पे टेंजेंट के द्वारा बताई जाती है। उसके बाद हम बात करें, अगर हमारे पास सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के केस में क्या रहेगा वो हम लोगों ने देखना होगा। अगर आपके पास सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, जैसे कि मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा कैसे दिखाई जाएगी, नॉर्मली आउटवर्ड दिखाई जाती है। और इनकी जो रेंज हो सकती है वो कहाँ तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हम लोगों ने कैसे दिखानी है, नॉर्मली आउटवर्ड दिखानी है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, नॉर्मली आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड है। उसके बाद आप देख रहे हो कि फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज होता चलता है, इनके बीच में यानी कि जो गैप है वो इंक्रीज होता चलेगा। तो जो कि हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है, यानी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, तो वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप बढ़ता है तो वो हमें वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इस कारण हम कहेंगे जितना हम किसी सोर्स चार्ज से या किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर इनके बीच में गैप बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आप लिखते हो कि जो नियर द चार्ज they are crowded gives information about strong इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अवे फ्रॉम द चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम इंक्रीजेस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप लोगों के पास चार्ज होता कैसा, एक नेगेटिव सोर्स चार्ज और कैसा आइसोलेटेड चार्ज, यानी कि सिंगल आइसोलेटेड चार्ज आपका, और कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एडजस्ट करेगा, इस बारे में हम लोग बात करें तो हम कहेंगे कि नेगेटिव सोर्स चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे रहेंगी, नॉर्मली इनवर्ड। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हम लोग हमेशा कैसे दिखाएंगे, नॉर्मली इनवर्ड दिखाते हैं। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि एक नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कैसे रहेगी, नॉर्मली इनवर्ड रहेगी, यानी कि हमेशा अंदर की तरफ।
यहाँ भी क्या है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन कम है, गैप कम है, वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे जैसे इनके बीच में गैप बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि नियर द आइसोलेटेड सोर्स चार्ज द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड gives information about strong electric field, and away from the source charge they are separated with large distance gives information about weak electric field। अब उसके बाद हम लोग बात करें, अगर हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती है और टर्मिनेट होती है किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज से निकली और किसकी तरफ गई, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे ये एग्जिस्टेंस रहेगा। और जैसे जैसे फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन डिक्रीज होता है तो ये जो फील्ड लाइंस है वो कैसे बनती चलेंगी, स्ट्रेट लाइंस बनती चलती हैं, और इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस के केस में कैसा कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, इनका लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। और हम कहते हैं कि ये लेंथ वाइज क्या होती चलेगी, कॉन्ट्रैक्ट होती चलती है, जैसे जैसे फील्ड लाइंस के बीच में गैप जो है वो डिक्रीज होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के बीच में जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती चलेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होती चलती है। हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लेंथ घटेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होती है, वहां कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और इनके बीच में हम बात करें, यहाँ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को दिखाई देगा, तो ये होता है अनलाइक चार्जेस के केस में। अब अगली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोगों के पास कैसे चार्जेस हैं, दो लाइक एंड इक्वल चार्जेस हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एग्जिस्ट करेगी, यानी कि वहां दो लाइक एंड इक्वल चार्जेस हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसा एग्जिस्टेंस है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए आप दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि इक्वल भी हैं और साथ में लाइक भी हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहती है, आप लोगों को बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ बना रहेगा। अब अगर हम लोग बात करें दो लाइक चार्ज के केस में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या दिखाती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। और एक पॉइंट पर जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के एक्शन को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। यानी कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ऐसे पॉइंट को हम लोग नाम देंगे न्यूट्रल पॉइंट। ये जो पॉइंट हमारा ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेटरल प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यानी कि दो चार्ज अगर लाइक है और इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर तो वो एक दूसरे को लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं
यानी कि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन को ही हमने लेटरल प्रेशर के नाम से जाना है। और ये किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हमें रिपल्सिव फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और साथ में आप लोगों को यहाँ पता लगेगा कि जो यहाँ एक पॉइंट आता है जिसको आप लोग नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उस न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ इस P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 0 है। क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। अगर यहाँ ये होता कि मान लीजिए आपके पास ये वाला जो चार्ज है वो क्यू चार्ज होता और ये वाला जो चार्ज आपका स्मॉल क्यू चार्ज होता, तो यानी कि ये दो लाइक चार्जेस हैं बट विद अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो इनके बीच में जो मैग्नीट्यूड है इनका वो अनइक्वल है। मैं ये मान लेता हूँ कि जो कैपिटल क्यू है वो मान लीजिए ग्रेटर है किससे, स्मॉल क्यू से। तो ऐसी कंडीशन में जो ये न्यूट्रल पॉइंट है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो उस बारे में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों के पास वो किसके बराबर था, के क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता आपका चार्ज कैपिटल क्यू के लिए, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है हम लोगों के पास ये स्मॉल चार्ज क्यू के लिए। तो यानी कि ऐसे कंडीशन के अंदर जो न्यूट्रल पॉइंट है आपका वो कौन से चार्ज के नजदीक होता, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि अगर दो लाइक चार्जेस विद अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट उस चार्ज के नजदीक एग्जिस्ट करता है जिसका मैग्नीट्यूड कम है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, वो इंफिनिटी तक जाती है। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करती है, टर्मिनेट करती है। मान लीजिए इस पॉइंट पे वो क्या करती थी, टर्मिनेट करती थी। तो ऐसी जो फील्ड लाइंस हैं उनको हम लोग नाम देते हैं रोज फील्ड लाइंस। यानी कि एक जैसे चार्जेस के केस में यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के केस में या नेगेटिव चार्जेस के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं ना कहीं वो क्या करती है, टर्मिनेट करती है, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना प्रोवाइड करती है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या कहलाती हैं, रोज फील्ड लाइंस के नाम से जानी जाती है। यहाँ आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो टर्मिनेशन है वो इंफिनिटी पॉइंट पे है, लेकिन दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं जो कि इस P पॉइंट पे क्या करेंगी, टर्मिनेट करेंगी। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में सिर्फ कितनी रोज फील्ड लाइंस हैं, 2 रोज फील्ड लाइंस के नाम से जानी जाती है। दोबारा से सुनिए इस कंसेप्ट को, मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज था और ये भी आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन यहां क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। ऐसे पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, न्यूट्रल पॉइंट नाम दिया। अब इस न्यूट्रल पॉइंट पर आप देखते हो कि फील्ड लाइंस यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज से निकली और यहाँ तक आई, ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकली और यहाँ तक आई, यानी कि इस P पॉइंट पर जाके ये एक दूसरे के एक्शन को क्या करती है, कैंसिल आउट करती है और आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्रोवाइड करती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो ये वाली जो फील्ड लाइंस है, ये वाली फील्ड लाइंस ये क्या कहलाती है, रोज फील्ड लाइंस के नाम से या रोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से जानी जाती है। तो ये हम लोगों के पास इस तरह का कंसेप्ट होता है। तो आप लोगों को बताया कि लाइक चार्जेस के केस में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा
जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा, ऐसे पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और उस न्यूट्रल पॉइंट पे आपको दो फील्ड लाइन मिलेंगी जो रोज फील्ड लाइंस के नाम से जानी जाती हैं। बाकी की जो फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं, इनफाइनाइट तक जा सकती हैं। अब चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इन केस ऑफ कंडक्टर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं वो हमेशा कैसा दिखाई देगा, हम लोगों को नॉर्मली आउटवर्ड दिखाई देता है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे कैसा रहता है, नॉर्मली आउटवर्ड रहता है। यानी कि इन केस ऑफ ए कंडक्टर, मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर के केस में हम लोग कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम वो नॉर्मली आउटवर्ड बोल देते हैं। यानी कि आप लोग आगे एक डेफिनेशन पढ़ोगे एरिया वेक्टर के नाम से, और एरिया वेक्टर किसी सरफेस का वो वेक्टर है जो आपको इंफॉर्मेशन दे कि जो एरिया है या एरिया वेक्टर है वो हमेशा कैसा रहेगा, नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा। तो कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हम लोग कैसे देखते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टर के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता है। मगर दूसरे तरीके से बात करता, ये मान लीजिए आपके पास कोई सरफेस एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट को मैं डीए वेक्टर से लिखता हूँ, और जो डीए वेक्टर है आपका वो हमेशा कैसे रहेगा, नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इसके साथ अगर एंगल बनाए, किसके साथ, डीए वेक्टर के साथ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हमें दिखाई देंगे। एक कंपोनेंट तो होगा जो किसके साथ जाएगा, डीए वेक्टर के साथ जाएगा, यानी कि cos कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास e cos थीटा के बराबर। और एक कंपोनेंट होगा जो कि कैसे जाएगा, इस डीए वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हम लोगों के पास e sin थीटा। तो यहाँ जो e cos थीटा है वो डीए वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी कि e cos थीटा कैसा है आपका, यहाँ नॉर्मली आउटवर्ड है। और जो ये e sin थीटा है ये सरफेस के साथ है, ऑन द सरफेस हम लिख सकते हैं इसको। तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि हम ये कहें कि जो कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही नॉर्मली आउटवर्ड रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट किसके साथ भी जाता है, सरफेस के साथ भी जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में आपने यही याद रखना है कि जो कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मली आउटवर्ड है। उसके बाद हम लोग बात करें कि कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं सिर्फ सरफेस में। कहाँ एग्जिस्ट करेगा कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। अब सरफेस पे कैसे एग्जिस्ट करता है इसके बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि कंडक्टर के केस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जैसे कि आप लोगों को बताया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ रहते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे रहते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहाँ रहेगी, कंडक्टर के केस में सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर के केस में जो टोटल चार्ज होता है वो कहाँ होता है, इंसुलेटर के अंदर। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, इंसुलेटर के अंदर रहेगा। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर 0 रहेगा, और इंसुलेटर के केस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। तो इस तरीके से ये आप लोगों का कंडक्टर और इंसुलेटर का कंसेप्ट आ जाता है। उसके बाद हम कहते हैं क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इस बारे में हम लोगों को देखना है कि क्या कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो हम कहेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल रूल्स। तो इस कारण हम कहते हैं नो टू फील्ड लाइंस intersect
विद ईच अदर, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्मली देखते हो, यानी कि हर एक फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन सेम है और हर एक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है? ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे, हम कहीं मर्जी कोई पॉइंट कंसीडर कर ले, जैसे मान लीजिए आपके पास ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये हम लोगों ने सी पॉइंट कंसीडर किया, तो क्या ए बी सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग है? हम कहेंगे नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सेम गैप हो और सेम डायरेक्शन हो, ऐसी कंडीशन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको हम लोग नाम देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो यानी कि जब हर एक फील्ड लाइन को एक डायरेक्शन में सेम सेपरेशन के साथ रखा जाता है तो वो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और जैसे कि आपको सिंगल चार्ज के केस में बताया गया था कि जो चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्मली आउटवर्ड दिखाई देगी और वो किसके अंदर हो सकती है? 3D पैटर्न के अंदर हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। कैसा रहेगा ये हमारे पास? अब ऐसी कंडीशन के अंदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो 3D के अंदर क्या कर सकती हैं? एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि ये आपका एक 3 डायमेंशनल कंसेप्ट है। उसके बाद हम कहें कि ये मान लीजिए आप लोगों के पास कोई चार्ज क्यू है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती है? नॉर्मली आउटवर्ड एग्जिस्ट करती है। और ये 3D के अंदर है, हमने माना कि इसके अंदर है, ये 3D के अंदर है। तो आप 3D के अंदर आप लोगों को पता है कि कौन सा कंसेप्ट आता है हमारे पास? एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट आता है। और सॉलिड एंगल के कंसेप्ट में हम लोगों को पता है कि मान लीजिए मैंने ये कोई एरिया लिया है, ये हमारे पास एरिया A1 है जो कि यहाँ इस सेंटर पे यानी कि O पॉइंट पे एंगल बनाता है। कितना एंगल? ओमेगा एंगल। और ये वाली जो सरफेस या सफेयर की जो रेडियस है, जो स्फेरिकल पोर्शन इस एरिया के चारों तरफ है, वो उसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं R1 रेडियस। ऐसे ही हमारे पास ये कोई मान लीजिए सरफेस एरिया हम A2 है और यहाँ जो इसकी रेडियस है इस स्फेरिकल पोर्शन के अंदर, वो रेडियस है हमारे पास मान लीजिए R2। एंगल कितना रहेगा? यहाँ इसी कंडीशन के अंदर भी ओमेगा एंगल रहेगा। तो आप ऐसी कंडीशन में हम कहें किस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम देखेंगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस एरिया के अंदर है। लेकिन क्या यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस एरिया के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इस एरिया के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो बराबर स्ट्रेंथ के हैं? तो हम कहेंगे नो, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। और यहाँ हम लिखेंगे कि जो E1 है मान लीजिए वो इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R1 स्क्वायर के। ऐसे ही इस एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास मान लीजिए E2 है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R2 स्क्वायर के। और यहाँ एक कंसेप्ट आएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको आप लोग नाम दोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे पास होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया से, किसी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस एरिया से पास होती है, उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं आज की वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों को मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने यहाँ क्या क्या बताया। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है माइकल फैराडे नाम से एक वैज्ञानिक होते हैं, उनके द्वारा बताया गया। और उन्होंने इमेजिन किया था कि किसी चार्ज के चारों तरफ या चार्जेस के चारों तरफ
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कर्व्ड या स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। टेंजेंट जिनसे हमें किसी पॉइंट पे इंफॉर्मेशन देता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई। आप लोगों को बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। फिर आप लोगों को बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज के केस में हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड रहेंगी और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इनफाइनाइट तक हो सकता है। और जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नेगेटिव चार्ज के केस में वो भी कैसे रहेगी, एग्जिस्टेंस उनका इनफाइनाइट से उस नेगेटिव चार्ज की तरफ हो सकता है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली इनवर्ड रहेगी। और जितना आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वहाँ डिक्रीज होता है। और जो सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर वो कम है तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ सेपरेशन बढ़ जाता है वहाँ इनके बीच में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। फिर आप लोगों को बताया गया अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस हैं तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, यानी कि लेंथ वाइज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उनकी या लेंथ इनकी डिक्रीज होती है और एक जगह जाके ये कैसे बन जाती है, स्ट्रेट लाइंस बन जाती हैं। लाइक चार्जेस के केस में यहाँ लेटरल प्रेशर रहेगा और एक न्यूट्रल पॉइंट के नाम से आपको पॉइंट बताया गया है। फिर आपको बताया गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कंडक्टर के केस में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्मली आउटवर्ड रहती हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये नॉर्मली आउटवर्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई जो कंपोनेंट है वो सरफेस के साथ भी रह सकता है। और फिर आप लोगों को बताया गया है कि इंसुलेटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर रहती हैं, और क्योंकि इंसुलेटर का जो चार्ज है वो अंदर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस कर्व्स हैं लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। तो कुछ इस तरीके से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको आसानी से इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है अगले टॉपिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज आप सभी का धन्यवाद। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अगेन।